हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 59 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 60 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को। आपका प्रश्न है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। ये व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसमें दो सब टॉपिक हैं। चर्चा कीजिए ये किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। दूसरा है, इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर? तो आपने उत्तर लिखा है, ये पहले का उत्तर आपने लिखा है चर्चा कीजिए में, कि क्रोध एक नकारात्मक मानसिक संवेग की स्थिति है। ऐसी दशा में व्यक्ति मानसिक संतुलन खोकर अपशब्दों तथा हिंसा का प्रयोग कर सकता है, जिससे उसे अप्रिय स्थितियों का सामना कर पड़ सकता है। क्रोध में व्यक्ति का व्यवहार उसे अन्य लोगों की नज़रों में गिरा देता है, फलतः उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। दूसरा आपने लिखा है, इसे नियंत्रित उपाय अपनाकर व्यवस्थित व निम्नांकित उपाय अपनाकर व्यवस्थित व नियंत्रित किया जा सकता है। अप्रिय व विपरीत परिस्थितियों में संयम बरतने का प्रयास करना, विवाद की स्थिति में अतीत की बातों को न उठाना, वर्तमान विवाद तक सीमित रहना, नियमित योग आसन ध्यान लगाने की प्रक्रिया, मानसिक शांति जो क्रोध को नियंत्रित करने से बचें, असंतुलित जीवन शैली तथा अधिक कार्य दबाव भी चिड़चिड़ापन। ऐसे में जीवन में मनोरंजन, खेलकूद, पर्यटन व संगीत जैसे साधनों का अनुपात भी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश की है कि 150 शब्दों में इन दोनों शब्दों को अच्छे से आपने डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर? लेकिन हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न को पहले इनकोड करेंगे और फिर आपको एक और बेहतर इसका उत्तर प्रारूप प्रदान करेंगे। तो जैसा कि आप प्रश्न को जब पढ़ते हैं, तो प्रश्न बेसिकली ये तो सिर्फ एक संदर्भ मात्र लिया गया है, इसे आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है। क्लियर? जो कि आपने किया भी है, कि आपने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट आपने शुरू किया, जो कि अच्छी बात है। तो क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। ये व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। ये तो आपको इसने भूमिका दे दी। फिर आपसे पूछा है, इसी आधार पर आप इन दो बातों को उत्तर के तहत हमें बताएं। पहला, चर्चा कीजिए किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। दूसरा पूछा है, इसे कैसे व्यवस्थित व नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर वर्ड दोनों देखना, व्यवस्थित एवं नियंत्रित, अर्थात समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि क्रोध एक ऐसी दशा है या एक ऐसी फीलिंग है जो आनी ही आनी है। आप उसे नियंत्रित कर सकते हो, उसे व्यवस्थित कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको कभी क्रोध आएगा ही नहीं ज़िंदगी में। क्लियर? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब मानव हैं और क्रोध आना स्वाभाविक बात है। क्लियर? इसीलिए आपको प्रश्न में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। अब आपसे पूछा है कि चर्चा कीजिए किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। देखिए, मेरा ये मानना है, जब भी आप एथिक्स पढ़ते हो तो आप श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ें एक बार। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के कई सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता मुझे अच्छी लगती है या कृष्ण मेरे आराध्य हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जितने भी आपने प्रबोधन और पुनर्जागरण के विचारों को पढ़ा है, उन सब ने श्रीमद् भागवत गीता का ही अध्ययन किया है। चाहे कांट हो या फिर अरस्तु हो या फिर सोक्रेटिस हो, आप इन सबको देखेंगे तो इनके व्यक्तित्व में श्रीमद् भागवत गीता के तर्क और तथ्य की पुनर्परिभाषा की गई है। क्लियर? तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप गीता पढ़ते हो तो आप देखोगे कि श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन मोह के बंधन में बंधा होता है और वो कहता है कि नारायण, हम कैसे अपने पितामह पे वार करेंगे, हम कैसे अपने गुरुजनों पे वार करेंगे, हम कैसे अपने भाइयों पर वार करेंगे, मैं अपने इस मोह के बंधन से कैसे निकलूं और मैं कैसे ये इंश्योर करूं कि मुझे ये युद्ध करना ही करना है। क्लियर? तब वहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, तुम्हें हानि और लाभ, क्रोध और मोह, इन सब के बंधनों में नहीं पड़ना है। तुम्हें हर एक परिस्थिति में सामान्य रहना है, और जिसको वो नाम देते हैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था। अर्थात
आपका जीवन सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, क्रोध में, सब में एक समान रहे, आपके बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई चेंज ना आए, उसको उन्होंने नाम दिया स्थित प्रज्ञ। और ये अवस्था तभी आ सकती है जब मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की आशा, आकांक्षा या आसक्ति ना हो। क्लियर। और जब व्यक्ति के अंदर आसक्ति होती है, आकांक्षा होती है, तो उसके अंदर क्रोध जन्म लेता है। इसीलिए आप देखना कि वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में शायद 63 या 64 श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं कि क्रोधा भ्रंशात सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। अर्थात जो क्रोध है वो लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, और भ्रम से लोगों के अंदर क्या होता है, मोह के प्रति आसक्ति जगती है, और उस मोह की प्राप्ति के लिए व्यक्ति एक अलग स्टेप अपनाता है। अर्थात वो क्या सोचता है कि हमें इस चीज़ को अब पाना ही पाना है, और जब वो ऐसी चीज़ें करता है तो मोह में उसकी बुद्धि या स्मृति पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। और जब उसकी बुद्धि विलुप्त हो जाती है तो वो तर्क और तथ्य के माध्यम से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, जिससे उसकी बुद्धि का भी विनाश होता है और स्वयं उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। क्लियर। तो आप ऐसी चीज़ों को कोट किया करें, तो होता क्या है कि एग्जामिनर को फील होगा, अच्छा आपके अंदर अध्यात्म की भी जानकारी है। समझ गए। अब जब आप ऐसी चीज़ें बताते हो तो आपसे पूछा है कि अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कैसे करता है। क्लियर। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर उसके प्रति नकारात्मक संवेद आते हैं, और फिर हम कई सारे ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो हमें नहीं उठाना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि जब इंसान क्रोधित होता है तो उसके अंतर्गत तर्क और तथ्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो ये नहीं डिसाइड कर पाता हमारे लिए क्या गुड है क्या बैड है। वो ये नहीं सोच पाता कि हम इस मेंटल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। और साथ ही जब वो ऐसी स्थिति में रहता है क्रोधी प्रवृत्ति में, तो लोग उससे अपनी दूरियां बनाते हैं। लोग कहते हैं अरे यार इस पर्सन से बात मत करो, अभी ये गुस्सा हो जाएगा, अगर मैं इससे कोई बुक मांगूंगा तो गुस्सा हो जाएगा। और जब ऐसी स्थितियां आती हैं, लोग उससे दूरी बनाते हैं, तो वो अकेलेपन का शिकार होता है, और अकेलापन उसके अंदर एक अवसाद की अवस्था को जन्म देता है। और उस अवसाद की अवस्था से मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति वो अवांछनीय व्यवहार करने लगता है, अर्थात आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाता है। क्लियर। इसीलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जब वो मोह के बंधन में होता है और जब कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वो हर एक बात को मनवाने का प्रयत्न करता है। और जब लोग नहीं मानते तो या तो अपशब्द कहेगा, गाली गलौज करेगा, और या फिर शारीरिक हिंसा भी आपके साथ अपना सकता है। आपके साथ मतलब नहीं, कि जिसके साथ उसको करना होता है, ठीक। तो हिंसा अपना सकता है, जो कि उसके अंदर के जो मनुष्य था उसको शैतान के रूप में तब्दील करके दिखा देता है। आप देखेंगे कि कई सारे युवक या युवतियां या युवक युवतियों को जब परेशान करते हैं, वो प्रपोज करते हैं कि क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी, और उन्होंने मान लो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक। अब जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उस प्रेमी को ये लगता है कि नहीं अब हमें इसे पाना ही है, अर्थात आसक्ति उसके अंदर ज़्यादा होती है, मोह उसके अंदर ज़्यादा होता है, और जब वो उसको नहीं पा पाता तो गलत स्टेप चुनता है। कभी उसको एसिड अटैक के हमले की घटना के बारे में अवेयर बताएगा कि मैं आपके ऊपर एसिड अटैक कर सकता हूँ। कई बार वो कहेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा, गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजेगा। ये सब क्या है, इससे उसकी बुद्धि जो है उसका नाश हो जाता है। और जब वो नहीं मिलेगी पूरी तरीके से, उसने सारे हथकंडे अपना लिए, तो वो अवसाद में चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो सुसाइड कर लेगा। ऐसी टेंडेंसी खासतौर पर आज के दौर में बढ़ी है। और आप देखोगे यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी कई बार पूछे हैं कि आत्महत्याओं की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उसको किस प्रकार रोका जा सकता है। तो आप समझ सकते हो आत्महत्या का जो मूल है या जो बीज है वो क्रोध की अवस्था से जुड़ा हुआ है। समझ गए। तो आप ऐसे इसको बता सकते हो कि कैसे
उसके अंदर ये सब अवांछनीय व्यवहार और नकारात्मक संवेद प्रमोट होते हैं। क्लियर। फिर आता है कि इसे कैसे व्यवस्थित व नियंत्रित किया जा सकता है। अब आप पता चल गया आपको कि वास्तव में क्रोध उपजता क्यों है, आसक्ति से, मोह से। अब आप सोचिए, वही पर्सन जो लड़का किसी लड़की, देखिए यहाँ पर ये मत समझिए कि मैं लड़कों के प्रति बातें कर रहा हूँ या लड़कियों के प्रति, दोनों में सिचुएशन सेम होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि करंट की घटनाएं होती हैं और आपकी लाइफ से जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं से। तो आप जब आपकी लाइफ से कोई घटना जब जुड़ी होती है तो वो चीज़ें आपके अंदर अच्छे से समा जाती हैं। क्लियर। तो आप देखिए कि मान लो अगर उस लड़के ने आपको किसी को प्रपोज किया, सपोज कीजिए, और उस लड़की ने या उस लड़के ने उसको भाव नहीं दिया, ठीक, लड़की भी प्रपोज कर सकती है, ये मत समझिए लड़के ही प्रपोज करते हैं। और जब उसने भाव नहीं दिया, वो अगर ये सोच ले चल कोई बात नहीं, यही थोड़ा ना एक लड़की है इस पूरी दुनिया में, या यही थोड़ा ना एक लड़का है पूरी इस दुनिया में, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, इस दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं, हम उनमें से किसी को प्रपोज करेंगे। अर्थात वो क्या हो गया, सुख और दुख की स्थिति में एक समान हो गया, वो स्थित प्रज्ञ हो गया, वो लाभ और मोह के बंधन से मुक्त हो गया। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। क्लियर। अब जब ऐसी स्थिति से निकल गया तो वो स्थित प्रज्ञ हो गया। अब उसे जब काम की आसक्ति ही नहीं है, काम की आसक्ति का मतलब ये है कि जो चीज़ वो चाह रहा था वो मिली ही नहीं, तो जब वो समाप्त हो गई, पास हो गए ठीक है, फेल हो गए ठीक है, हमने अपना 100% दिया दिया बस। ये चीज़ अगर उसके अंदर टेंडेंसी डेवलप कर जाएगी तो कभी मानसिक तनाव में नहीं आएगा, कभी अवसाद की अवस्था में नहीं आएगा और कभी सुसाइड नहीं करेगा। आप देखना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब उनका यूपीएससी का रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाते हैं, फिर उठते हैं, अगले दिन से फिर शुरू हो जाते हैं, फिर आंसर राइटिंग करते हैं, फिर अपने आप को बेस्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ हैं। वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, क्रोध में, मोह में, हर जगह एक समान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। इसी को तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाते हो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, बट प्रतिकूल परिस्थिति में आपका जो भाव है वो कैसा है, प्रतिकूल परिस्थिति में आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, ये आपके अंदर के एक कैलिबर को डिस्क्राइब करता है। जब आप एक बुक पढ़ना, अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक में स्टीफन कॉवी ने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बताई हैं, 7 क्वालिटीज़ बताई हैं जो विश्व के उन अनगिनत जो महान लोग हैं, महान जो युग पुरुष हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदला है, उनके अंदर ये 7 क्वालिटीज़ होती हैं। और उसी में उन्होंने ये चीज़ बताया है कि वो इंसान प्रोएक्टिव होता है, उसके अंदर सिनर्जी होती है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपने आप को सानुकूल बनाए रखता है। तो आप ऐसी पुस्तकें जब पढ़ेंगे, इंग्लिश में है, तो आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होंगी। हालांकि अपने लिए तो गीता ही काफ़ी है। क्लियर। अब समझ गए कि अब इसको नियंत्रित कैसे करना है। तो नियंत्रित करने के कई सारे तरीके। आपका जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है, उससे अपने इमोशन शेयर कीजिए। जैसे कई बार आप में से कई सारे स्टूडेंट जब डीमोटिवेट होते हो तो हमें पर्सनली मैसेज करते हो और हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर तुरंत एक मोटिवेशन जग जाता है। आप सोचते हैं वाह हम कर सकते हैं, सर बोल रहे हैं हम कर सकते हैं, हमारे अंदर एक क्वालिटी है। समझ गए। आप अवसाद की अवस्था में नहीं जाते हो। अगर मैं इन्हीं प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से काटने लगूं और बोल दूं नहीं आपको आंसर राइटिंग नहीं आती करना, आप जीवन में आईएएस नहीं बन सकते, तो सोचिए आप क्या नित्य 5 से 6 उत्तर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। आप इन्हीं आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेते हो और अगले दिन सोचते हो कि हम अपना बेस्ट देंगे और फिर आप आंसर राइटिंग करते हो। यही तो क्वालिटी चाहिए कि आप अवसाद की अवस्था में ना जाकर अपने आप को उसे अवसर में तब्दील करते हो। इसीलिए अवसाद और अवसर को हमेशा ध्यान में रखना। आप ध्यान करो, योग करो, स्थित प्रज्ञ बनो। मिल जाए ठीक है, ना मिले अच्छी बात है। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कहा जाता है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, एक ये बड़ा ड्रामा टाइप का है, इस शब्द से हमेशा दूर रहना, कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते तो सारी कायनात मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो ये कायनात उसे मिलाने के लिए हमारे साथ एक छलावा रचती है। क्लियर। ये लाइन है यहाँ पे। वो तो प्यार मोहब्बत की बातों को यहाँ पे मत ऐड किया करिए। क्लियर।
और आप हमेशा देखिए उसने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कुछ रखा है। आप कभी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में नाराज़ मत होइए। जैसे मैं कल एक किसी का वॉलपेपर देख रहा था, बड़ा अच्छा उसने वॉलपेपर लगाया। उसने उसमें लिखा है कि जब आप अकेले होते हो तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए ऊपर वाला एक सहारे को भेज देता है। अर्थात ये क्या चीज़ है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है विपरीत परिस्थितियों में भी। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर है क्रोध आना तो एक सामान्य बात है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए ये गलत बात है। क्लियर? अच्छे दोस्त बनाइए, संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, बेहतरीन अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए, एक मैनेजमेंट करिए कि आज का जो हमारा रूटीन है वो हमें कंप्लीट करना ही करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी कम होगी और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आप अपने कैरेक्टर को, अपने कैलिबर को बिल्ड कर सकते हो और आप उस डिप्रेशन की सिचुएशन से आउट होकर क्रोध की उस अवस्था से मुक्त हो जाओगे और आप अपने जीवन को हंसी खुशी अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। और ये न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बल्कि आपके ऑफिशियल जीवन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ नए पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।